एक और क्वेश्चन है जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है किसी के एक पेशेंट है एंटीनेटल चेकअप के लिए आ रही हैं, उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपके पास है। ऐसे समझ लें कि किसी भी 28 वीक के बाद किसी वक्त भी अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड लेके कोई पेशेंट एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है तो उसके प्लासेंटा को हमने ज़रूर देखना है कि वो कहाँ पे होता है, अपर साइड पे है, लोअर साइड पे है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है क्या, क्योंकि यही चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में भी आती हैं, यही चीज़ें हमें क्लिनिकल ही भी उस पेशेंट की मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। तो इनका लिखा हुआ है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि पेशेंट का, मगर इन्होंने कोई वीक्स नहीं दिए हमें कि कौन से वीक पे पेशेंट आई है, बस ये दिया हुआ है कि एंटीनेटल चेकअप के लिए आई हैं और जो है उनका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में है कि जो अव्वल नाल है उनकी वो नीचे की साइड पे, जिसको प्लेसेंटा भी बोलते हैं, वो नीचे की साइड पे है। अब ये इसमें क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको प्लेसेंटा अब्रप्शो कहेंगे, रिटेंट प्लेसेंटा कहेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे या नॉर्मल प्लेसेंटा कहेंगे। देखिए प्लेसेंटा अब्रप्शो में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा में भी हो सकती है, एब नॉर्मल में भी हो सकती है। नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है ना वो अपर सेगमेंट पे होता है, लोअर सेगमेंट पे नहीं होता। तो अगर किसी का लोअर सेगमेंट पे है या सर्विक्स के नीचे के साइड पे है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया वो ही करेक्ट है, बाकी ऑप्शन जो है ना वो ठीक नहीं। रिटेंट प्लेसेंटा तो आफ्टर डिलीवरी के बाद होगा ना, एंटीनेटल चेकअप पे नहीं होगा। उसको अगर पोस्ट नेटली कहते हैं, ये आपको बताता कि भाई एक पेशेंट है डिलीवर हुई है मगर उसका प्लेसेंटा कुछ अभी अंदर रहता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि रिटेंट प्लेसेंटा। तो ये रिटेंट प्लेसेंटा नहीं है, ये प्लेसेंटा प्रीविया है जो लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस पे है और 3rd ट्राइमेस्टर में मेनली डायग्नोस होता है। तो एक और क्वेश्चन है, प्रीक्लैम्सिया या हाई ब्लड प्रेशर में औरत को उन दवाइयों में से कौन सी दवाई जो होती है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर। 3rd स्टेज ऑफ लेबर जो एक्टिव मैनेजमेंट है वो हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग को रोकने के लिए कहते हैं। कौन सी दवाई इस्तेमाल नहीं करवाएंगे जिससे औरत को झटके लगने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीक्लैम्सिया में है। अगर हम वो दवाई उसको देंगे तो क्या होगा कि उसकी कंडीशन वर्स होगी, अच्छी नहीं होगी। कि कौन सी दवाई हम नहीं दे सकते। देखिए सवाल आप समझे फिर उसके बाद जवाब दें। देने का तो हम 3-4 दवाइयाँ देते हैं, मगर वो कौन सी दवाई है जो हम प्रीक्लैम्सिया वाले पेशेंट्स को नहीं देते। अब इन्होंने ऑप्शंस जो दिए हैं, ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, उसमें वो नहीं करता। दूसरा दिया है अल्डोमेट हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती है, वो भी हम दे सकते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हैं क्योंकि वो तो फिट्स को कंट्रोल करती है ना। अब इसमें एक है एर्गोमेटिन वैसे तो अब एब्सोल्यूट हो रही है, कोई नहीं दे रहा, मगर पहले के जब था तो अभी भी कुछ शायद मेडिकल स्टोर पे मिलती होगी, मगर अब इसको एब्सोल्यूट किया गया है वर्ल्ड वाइड। तो उसकी जगह पे हमारे पास माइज़ोप्रेस्टोल आती है जो हम यूज़ करते हैं। ये एर्गोमेटिन टैबलेट जो है वो या इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती है, वो हम नहीं देते क्योंकि एर्गोमेटिन फिर हाइपर यूट्राइन कंट्रैक्शन करवा के पेशेंट्स को फिट करवा सकती है। तो एर्गोमेटिन जो नंबर सी है वो रॉन्ग है, वो करेक्ट ऑप्शन है कि हम नहीं दे सकते। अब इनके सवाल को देखें, समझे, इन्होंने सिर्फ जो नहीं वाला है ना वही एक उसी में आपका जवाब है कि एर्गोमेटिन नहीं दे सकते, ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, अल्डोमेट दे सकते हैं, तीनों बेनिफिशियल हैं फॉर प्रीक्लैम्सिया। इसके बाद एक और सवाल है जिसमें लिखा गया है कि पेशेंट आती है क्लिनिक पे चेकअप के लिए, उसका ब्लड प्रेशर 130/100 130/100 मतलब ये मॉडरेट हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी इसको कह सकते हैं। इन्होंने एक्चुअली गेस्टेशनल एज नहीं बताई कि गेस्टेशनल एज कौन सी है, मगर एंटीनेटल चेकअप का मतलब है कि शी इज़ अ प्रेग्नेंट और आफ्टर 20 वीक्स के बाद हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। उससे पहला आ जाए तो फिर हम उसको क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। उसमें उसके यूरिन की जो रिपोर्ट है उसमें प्रोटीन 2+ आया है। जब भी ब्लड प्रेशर हाई हो उसके साथ यूरिन में प्रोटीन आ जाए तो हमारा डायग्नोसिस क्या होगा, देखें ये कि प्रीक्लैम्सिया हमारा डायग्नोसिस होगा। तो इसमें इन्होंने ऑप्शंस जो दिए हैं वो इक्लैम्सिया, PIH, फिट्स या प्रीक्लैम्सिया। देखिए इक्लैम्सिया तो जब फिट्स हो तो फिर इक्लैम्सिया होगा। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये जो है ना आपका PIH है। अगर उसके साथ प्रोटीन आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, प्रीक्लैम्सिया, मतलब फिट्स से पहले वाली कंडीशन। अब हमने अलर्ट हो जाना है कि ये पेशेंट किसी वक्त भी फिट्स में जा सकती है, तो ये इस कंडीशन को हमने ट्रीट करना है।
और फिट्स तो है ही नहीं, पेशेंट को कोई हिस्ट्री नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? प्रीक्लैम्सिया। उसके बाद आता है कि एक पेशेंट की डिलीवरी हुई है आपकी क्लिनिक में, उस डिलीवरी के दौरान उसको टीयर आया है, और टीयर जो है ना सिर्फ उसमें कोई स्फिंक्टर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ फॉरचीट के मसल्स और स्किन इन्वॉल्व है। तो ये कौन सी डिग्री का टीयर होगा या कौन सी डिग्री का टीयर कहलवाएगा? तो इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं, पहले दर्जे का टीयर, दूसरे दर्जे का टीयर, तीसरे दर्जे का टीयर या चौथे दर्जे का टीयर। देखिए, पहले दर्जे के टीयर में सिर्फ स्किन ब्रेक होती है, उसके सबक्यूटेनियस टिश्यू ब्रेक होते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। दूसरा है कि दूसरे दर्जे का टीयर, यस ये दूसरे दर्जे का टीयर हो सकता है क्योंकि इसमें मसल्स भी इन्वॉल्व है और फॉरचीट भी इन्वॉल्व है। अब तीसरे में क्या होता है? तीसरे में आपका एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है, चौथे में आपका इंटरनल एनल स्फिंक्टर था। उससे यही होगा कि ये आपकी जो है ना ये स्फिंक्टर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये तीसरा चौथा तो आपका आउट हो गया। मगर पहले में सिर्फ स्किन है तो वो भी नहीं है, तो ये आपका दूसरे दर्जे का टीयर हुआ। इसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री टीयर, सेकंड डिग्री वजाइनल टीयर। अच्छा, एक और है कि एक पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आई है डिलीवरी के लिए, उसके लेबर का हुआ है मगर 24 आवर्स गुजर गए, मुसलसल दर्द आ रही है मगर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, और सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह है वो नहीं खुल पा रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे? वो पूछना चाह रहा है इस लेबर को आप क्या कहेंगे? वो कह रहा है कि नॉर्मल लेबर। नॉर्मल तो नहीं हो सकता ना कि 24 आवर पेशेंट हम करते ही एक्टिव फेस ऑफ लेबर में एडमिट हैं, तो हमें प्राइमरी और मल्टी में एक टाइमिंग होती है कि 8 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे में पेशेंट डिलीवर होनी चाहिए या उसकी इतनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, मगर वो नहीं है। तो रुकावटदार लेबर कह सकते हैं, तवील लेबर कैसे हैं, या प्री टर्म लेबर। प्री टर्म तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये फुल टर्म प्रेगनेंसी हमारे पास आई है, उसने कोई बता ही नहीं है कि फुल टर्म है कि प्री टर्म। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये फुल टर्म प्रेगनेंसी और एक्टिव फेस ऑफ लेबर के साथ हमारे पास एडमिट हुई है, जिसकी वजह से ना नॉर्मल है ना प्री टर्म है। अब तवील लेबर, ठीक है, इसको कैटेगरी में डाल सकते थे कि अब वो कहता अगर हमें कि देखो इसकी प्रोग्रेस हो रही है मगर स्लो प्रोग्रेस है, स्लो प्रोग्रेस है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई तवील हो गया लेबर मगर प्रोग्रेस तो कर रहा है ना एटलीस्ट, तो तवील लेबर भी नहीं है। अब कह रहा है कि रुकावटदार, यस रुकावटदार लेबर है, ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जा रही है आपकी पेशेंट, क्योंकि 24 आवर्स हो गए, उसको दर्द भी आ रहे हैं। हाँ, अगर दर्द नहीं हो फिर कहते हैं कि नहीं दर्द भी है तो कोई प्रोग्रेस नहीं है, इट्स मीन्स इट्स ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर या रुकावटदार लेबर इसको कह सकते हैं। थैंक यू।